वार गुरुवार, तारीख 2 मई 2024। सभी श्रोता निखिल का प्रणाम स्वीकार करें। राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, थार और मरुभूमि की ऊर्जा से लबरेज प्रभा चौधरी इस वक्त हमारी ऑडियो लाइन पर हैं। बेहद स्वागत आपका प्रभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निखिल जी। प्रभा जी, मायके से लेकर ससुराल तक सभी लंबे समय से कांग्रेसी, लेकिन बेकदरी इतनी कि वक्त पर सम्मान नहीं दिया, आखिर जुदाई का सबब बन गया। बिल्कुल सही शब्दों में आपने इस चीज को बताया है जी। जी। तो ताजा ताजा घर में कमल खिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है निखिल जी। और मैं तो काफी बहुत समय से इस पार्टी के साथ जुड़ना चाह रही थी जी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि मैं बहुत लेट आई इस पार्टी में। लेकिन मुझे लगता है अभी इस देश के अंदर जो सबसे अच्छा काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक युवा होने के नाते मुझे लगता है मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़कर काम करूं। जी, लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष, लॉ कॉलेज में उपाध्यक्ष, फिर शादी, इस बीच में आपने काफी लंबा गैप नहीं दे दिया अपनी राजनीति को? देखिए निखिल जी, अगर मैं बात करूं शादी की तो ठीक है, मुझे लगता है हर महिला के ऊपर ये जिम्मेवारी जब आती है तो उसको थोड़ा सा गैप लेना पड़ता है और ये उसके लिए जरूरी भी होता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स से गैप का कहूं तो मैंने कभी भी पॉलिटिक्स से गैप नहीं लिया है। मैंने हमेशा समय समय पर मांग की है कि आप मुझे टिकट दो कांग्रेस पार्टी से, हमेशा की है, हर चुनाव में की है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी कि अगर वो युवा और महिलाओं को आगे लाने की बात करती है तो उन्हें मुझे मौका देना चाहिए था। तो ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में मेरा गैप हो गया। लेकिन कांग्रेस से बेकदरी खूब हुई आपकी। जी बिल्कुल, और आज से नहीं है निखिल जी ये। मैं अगर बताऊं कि 2011 में मैंने मेरा पहला चुनाव लड़ा था। जी। 2011 के टाइम पर मैंने एनएसयूआई से टिकट की मांग की थी और उस टाइम भी मैं जीतने की पूरी जो सबसे मजबूत कैंडिडेट था वो मैं ही थी। जी। फिर भी एनएसयूआई से उन्होंने मेरा एंड टाइम पर टिकट काट दिया। जी। तो मुझे लगता है ये आज से बेकदरी, ये हमारा जो बोलते हैं कि जो साइडलाइन हमें कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ था वो आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से। हाँ, मतलब कांग्रेस ने आपको सीधा सीधा अपमानित तो नहीं किया, लेकिन यूं जरूर बेकदरी करके जरूर किया है। जी जी। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रभा जी तो यही कहेंगे कि कांग्रेस पर आपकी दो लाइन में यही कहूंगा कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। जी बिल्कुल, कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। सो ये किया कि मुझे वक्त पे दवाएं ना दी, यानी आपको वक्त पे कोई कद नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, कोई टिकट नहीं दी, कोई सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल। और इसके साथ एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब भी कोई छात्र संघ अध्यक्ष या कोई भी जब पार्टी ज्वाइन करता है तो आप देखते हैं उसका एक बड़ा समारोह होता है, उसकी न्यूज आती है। जी। मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी इस तरह से ज्वाइन नहीं की कि मैं एक न्यूज बनकर आऊं। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा परिवार 40 साल से इस पार्टी में है, तो मैंने एक और अपना जो फॉर्म होता है वो भर के इसकी सदस्यता ले ली थी। तो मैं कहूंगी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ इस पार्टी को अपना समय दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हमेशा जो मुझे साइड किया गया वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को साइड में किया गया है। समझने में बहुत वक्त लगा दिया आपके मायके और ससुराल वालों ने कि कांग्रेस में बड़ी बेकदरी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मेरा ये मानना है। चलिए, ये भी अच्छा। वैसे 2023 में हमें लगा था कि आप बायतू विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी कर रही थी कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस टाइम भी कर रही थी। 2023 में भी मैंने की थी, 2019 में भी मैंने की थी। अड़चन कहाँ से आई? अड़चन कांग्रेस पार्टी से आई। क्या कांग्रेस, राहुल गांधी जो बड़ा एक यूथ पर काम कर रहे हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, यूथ पर बड़ा उनका फोकस है, तो फिर क्या आप में उनमें वो युवा ऊर्जा दिखाई नहीं दी कांग्रेस को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो आप उच्च जो शीर्ष नेतृत्व भी आप कह लो, तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे जो वो चारों तरफ से जैसे अपने लोगों से घिरे हुए हैं, वो उन्हीं की सलाहों से काम करते हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, अगर वो गर्त में गई है तो वो जो उनके चारों तरफ जो एक सलाहकार बैठे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सही चीज पूरे भारत में से तो नहीं, लेकिन आप अपनी लोकसभा क्षेत्र में कुछ नाम बता सकती हैं जो उनके सलाहकार बनने की या बताने की कोशिश करते हैं?
देखिए, आप अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र की कहें तो ये मेरे मुंह से आप अगर नाम भी सुनना चाहो तो मुझे लगता है सबको पता है कि राहुल जी के कौन करीब हैं और कौन उनको मिसगाइड करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पार्टी के अंदर कोई अनुशासन नहीं है। अगर अपने आपका सीधा इशारा किस तरफ है, नाम ले लीजिए ना अपने मुंह से। आप जानते हैं मैं कहाँ से दावेदारी कर रही थी और मुझे किसने रोका था उस टाइम पर? जी हाँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बातें बड़ी करते हैं कि युवाओं को आगे लाओ, महिलाओं को आगे लाओ, ये सब बातें आप अगर किसी भी नेता के भाषण में सुने तो आपको यही सुनाई देगा। लेकिन जब कोई युवा आगे बढ़ रहा होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं नेताओं को होती है। तो मुझे लगता है अपनी कथनी और कहनी और करनी में जो एक आप लोग डिफरेंस रखते हो वो नहीं रखना चाहिए। जी जी जी। तो अब जब आपने बीजेपी का कमल खिला लिया अपने आंगन में, तो क्या लगता है कि इस बार जब लोकसभा चुनाव में आप कैलाश चौधरी के साथ हमने आपकी कुछ पिक्चर्स देखी, आप ट्रैक्टर पर भी हैं, आप मंचों पर भी हैं, कहीं न कहीं अभी भी अंदर कहीं ऐसा लगता है कि अभी मैं पूरी तरह से बीजेपी के रंग ढंग में रंगी नहीं हूँ, समय लगेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है अगर आज आप अगर अच्छे काम करना चाहते हो वाकई पॉलिटिक्स में आके, केवल राजनीति करने के लिए आप आगे मत आओ। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हो तो क्यों नहीं रंग इसके बीजेपी के बिल्कुल विचारधारा जो है हम उन्हीं के साथ में है। इस बार आप पहली बार जहाँ तक मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में इतनी खुलकर मंचों पर आई। जी जी। कैसा रहा अनुभव? और जब आप लोगों से मिल रही थी, आप चूंकि यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं आरयू में, तो आपको लेकर एक छवि होगी लोगों में, आपके अंदर एक उम्मीद देखते होंगे ये जो गांव के लोग हैं कि हमारी बेटी आज एक मंच पर बोल रही है, हमें संबोधित कर रही है। तो उस वक्त जब आप लोगों से बातचीत करती थी तो आपको लगता था कि कहीं भाजपा जो ये चुनाव लड़ रही है ये भी इनका संगठन संगठित नहीं है? जैसा कि हमारी लगातार इस संगठन के लोगों से जो बात हो रही है, तो ये संगठित तो नहीं था चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल संगठित था और सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। आपको लगता है भाजपा ने ये चुनाव अपनी विचारों के आधार पर लड़ा या जातीय आधार पर? नहीं, बिल्कुल विचारों के आधार पर लड़ा है और मैं कहूंगी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यहाँ जातिवाद डालने की कोशिश की है जी। और वो मुझे लगता है अब चुनाव से पहले कम थी, चुनाव होने के बाद में और ज्यादा बढ़ गई है वो चीज। तो ये जितने नेता हैं उनको मिलकर ये सबको बैठकर इस चीज को कम करना चाहिए, ना कि इसको बढ़ाना चाहिए जी। क्योंकि जहां हम जानकारों से बातचीत कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार ये पूरा जो चुनाव है लोकसभा 2024 बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का, ये जातिवाद की भेंट चढ़ गया। ये खुद भाजपा के जिला अध्यक्ष का हमें कहना है। और ये हमारा दुर्भाग्य है निखिल जी। मैं समझती हूँ जो बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, यहाँ के लोग अपनेपन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर करो तो यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं और ये सच बात है। और यहाँ के इस बार जो ये चुनाव जातिवाद का बना है, ये इसका पूरा पूरा श्रेय नेताओं को जाता है कि उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया है। चुनाव होने के बाद भी गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही है वहाँ, राजनीतिक गर्मियां। बिल्कुल, और इसको अब शांत करना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, वरना वो समय दूर नहीं है जब ये बाड़मेर बिहार में जिस तरह की राजनीति हुआ करती थी वो यहाँ बाड़मेर में ना आ जाए। अगर ये इस चीज पर अभी नेताओं द्वारा काम नहीं किया गया तो उस समय आने में वो बिहार बनने में कोई ज्यादा समय नहीं है। प्रभा जी, आप 2024 के चुनावों में भाजपा में आई हैं, चुनाव हो गए जी। अगला अब 5 साल ये मैदान है जी। किस तरह से काम करेंगी और आपको कैसे लगता है कि भाजपा का जो परिवार है वो आपको कहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल करेगा कि इस मरुभूमि और थार भूमि में आप जो काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का दायित्व आपको दिया जाएगा? मुझे देखिए, ये मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे किस तरह का दायित्व दिया जाना चाहिए। ये पार्टी डिसाइड करेगी कि कोई बात हुई है पार्टी के जिम्मेदारों के साथ आपकी? अब भी कुछ नहीं निखिल जी। देखिए, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप किस शर्त पर आए हो इस पार्टी के अंदर, तो मैंने उन्हें एक ही चीज बोली कि अभी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई है कि आप शर्तों के साथ इस पार्टी को ज्वाइन करें जी। और कांग्रेस में जब तक मैं थी मैंने हर चुनाव में टिकट की मांग की क्योंकि वहां पर मेरा हक था जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी मेरा टिकट मांगने का कोई हक नहीं है और न मैं आने वाले समय में कभी टिकट मांगूंगी। अभी संघर्ष, अभी आपका इसमें नया संघर्ष शुरू होगा? बिल्कुल नया, और मैं कहूंगी जीरो से मैंने अब यहाँ पर जीरो से वापस शुरुआत की है।
तो दायित्व मिलना नहीं मिलना ये सब पार्टी डिसाइड करेगी। प्रभा जी, हमारे इस इंटरव्यू के इस ऑडियो पॉडकास्ट के जरिए मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि चूंकि चुनाव हो गए, नेताओं के दर्शन हर 5 साल में होते हैं जी, चुनाव हो गए, तो क्या अब 5 साल ऐसा कोई आपका विजन है जहां की लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर की जनता को ये फील हो कि हाँ, प्रभा चौधरी एक नया प्रभात है भाजपा की राजनीति में, खास तौर पर महिला राजनीति में? तो आपके पास कोई विजन है लोगों के बीच जाने का? अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं, मेरा परिवार यहाँ पर समाज सेवा में पिछले 40-50 सालों से है जी, और राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है जी। मेरा उद्देश्य है कि मेरा परिवार जिस तरह से समाज सेवा कर रहा है और करता आया है कई सालों से, तो उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं जी। और राजनीति, ये बात ठीक है कि एक अच्छा इसको कोई आगे बढ़ाने को लेकर ऐसा कोई एक मैप ड्रॉ किया आपने, कुछ ऐसा कि मुझे क्या करना है? खुद आपने अपने आप में कुछ तय किया है क्या करना है? कुछ भी मैंने अभी फिलहाल कुछ भी तय नहीं किया है। मैंने तय किया तो हुआ था जब तक मैं कांग्रेस में थी तब तक जी। अब मैंने परिवार जो पार्टी की विचारधारा है उसको मैंने बदला है, तो मुझे लगता है अभी केवल यहाँ पर काम करना है। किस तरह का काम, हम वही जानना चाहेंगे। समाज सेवा, मेन राजनीति में आप सबसे क्या सुनते हो कि हमें समाज सेवा करनी है, तो वो हम वैसे भी कर रहे हैं, उसमें टिकट दे नहीं दे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समाज सेवा की बात है तो आप जानते हैं मेरा परिवार समाज सेवा के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। प्रभा जी, आप कांग्रेस में एक लंबे समय तक रही हैं, छात्र राजनीति से लेकर मुख्यधारा की राजनीति में आपका परिवार रहा है जी। आप बीजेपी में आ गई हैं जी। कांग्रेस के चुनाव भी आपने देखे हैं, भाजपा का चुनाव भी आपने देखा है, मंचों पर रही हैं जी। दोनों के चुनाव लड़ने की तकनीक में जी, प्लानिंग में जी, बात को रखने में जी, क्या अंतर देखा आपने? सबसे बड़ा अंतर तो मैं ये कहूंगी कि भाजपा के अंदर जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है ना जी, उसकी बात पूरी सुनी जाती है ऊपर तक जी। और कांग्रेस में अगर आप छोटे कार्यकर्ता हो तो मुझे लगता है उनकी बात को तवज्जो भी नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कार्यकर्ताओं के सम्मान में, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है बजाय कि कांग्रेस के जी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने दोनों पार्टी में देखा है। आप जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं जी, जो दिल्ली दरबार के बहुत करीबी हैं कांग्रेस जी, के जी, उनसे आपके लोकसभा क्षेत्र की शिव विधानसभा क्षेत्र के एक पूर्व विधायक अमीन खान भी इन 2-3 नेताओं की तरफ अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं जी, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं जी। क्या इसका कोई असर कांग्रेस पे होगा? बिल्कुल होगा। अमीन खान साहब आज से नहीं है राजनीति के अंदर, और मुझे लगता है अमीन खान साहब कांग्रेस पार्टी के में वो चेहरा थे जो चुनाव लड़े नहीं लड़े लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चेहरा थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अगर आप नहीं भी राजनीति में अभी टिकट वगैरह नहीं भी देते हो तो वो एक सलाहकार के रूप में आपको हमेशा अपने साथ वो कांग्रेस की थार राजनीति का अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, मैं ये कहता हूँ। हाँ, और वो जिस तरह से अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं जी, तो उन्होंने सच बोला, वो सच मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को सहन नहीं हुआ कांग्रेस वालों को, इसीलिए उनको जो पार्टी से निष्कासित किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत शर्म की चीज है कि आप इतने बड़े नेता को सही बोलने पर पार्टी से निष्कासित कर दे रहे हो जी जी। आप अमीन खान साहब का अगर मैं कहूँ तो वहाँ एक समुदाय को आपने सीधे तौर पर जो उनकी मेन जो मैं कहूँगी राजनीति करने की स्टाइल है कि फूट डालो और राज करो की जो नीति से वो काम करते हैं जी, ये वहाँ भी उन्होंने की। इसीलिए अमीन खान साहब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज को अपना उनको लगा कि उनका सम्मान नहीं हुआ इस पार्टी के अंदर जी। प्रभा जी, कांग्रेस का जो इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का फार्मूला है वो J+M² है, जाट, मुस्लिम और मेघवाल। इस बार जब ये फॉर्मूला अमीन खान साहब की तरफ से थोड़ा सा टूटा है हाँ, तो नुकसान होगा बिल्कुल आपकी पुरानी पार्टी को? बिल्कुल, और ये आज का नुकसान नहीं होगा। अमीन साहब को जो उन्होंने निष्कासित किया है ये आने वाले कई समय तक उनको नुकसान रहेगा जी जी। लेकिन अगर ये अलायंस, ये जो केमिस्ट्री है जाट, मुस्लिम और मेघवाल की, अगर वो बैठ जाती हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मीदवार राम बेनीवाल यहाँ से जीत जाते हैं जी,
तो वो नाम जिस पर अमीन साहब भी खफा है, वो नाम जो आप भी अपनी जुबान से सीधा नहीं बोलती हैं, जी जी जी। वो तो बड़े रणनीतिकार होकर उभरेंगे फिर कांग्रेस में। देखिए निखिल जी, रणनीतिकार अलग होता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति की, अगर आप राजनीति कर रहे हो तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको रणनीति बनाने से ज्यादा काम वो करना चाहिए जिस लिए आप राजनीति में आए हो। आप अपना क्षेत्र संभालिए। यहाँ आप जनता की अगर सेवा के लिए आए हो तो आप सेवा करिए। ये हर टाइम आप रणनीति बनाते रहोगे तो यहाँ जिस मेन काम के लिए आए हो आप वो कब करिएगा, बताइए आप। हाँ, और रणनीति भी उस तरह की कि इसको गिरा देना, उसको उठा देना, उसको ले आना, उसको निकाल देना। बिल्कुल। मैं पूछती हूँ कांग्रेस से कि आप एक भी ऐसा कारण बता दीजिए कि आप मेरी पूरी टिकट फाइनल होने के बाद में ऐसा एंड टाइम पे क्या हो गया कि आप दूसरी विचारधारा से एक किसी व्यक्ति को उठाकर ले आए। क्या कारण था? आपके पास कैंडिडेट भी था जी। और मैं हर तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सक्षम थी। आप एक भी कारण, मुझे सबसे ज्यादा जो दुख हुआ वो इस चीज पे हुआ कि आप बिना किसी कारण को बताकर आप एंड टाइम पर चीजें कैसे बदल सकते हैं। केवल प्रभा जी, ये सवाल जो आपने मेरे इस ऑडियो पॉडकास्ट के मंच पर रखा है जी, इससे पहले आपने कभी कांग्रेस पार्टी में, एआईसी में या कहीं पर पीसीसी में आपने कहीं रखा है? बिल्कुल, हर जगह रखा है। और मैंने उन्हें ये कहा भी है कि मैं पिछले 10 साल से इस पार्टी से टिकट मांग रही हूँ, यहाँ मैं काम करना चाह रही हूँ। आपने मुझे कभी पद भी नहीं दिया है। मेरे पास कांग्रेस से कभी कोई पद भी नहीं है। तो आप अगर केवल एक आदमी के कहने से अगर पूरी पार्टी चला सकते हो तो ठीक है, आप चला लीजिए। कोई जवाब आया आपकी इस शिकायत पर? कोई खास जवाब नहीं है निखिल जी। कांग्रेस में अगर आप शिकायत करोगे तो मुझे नहीं लगता कभी किसी को उसके ऊपर कोई जवाब भी मिलेगा। यहाँ सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। यहाँ सब एक दूसरे के, आप मेरे आदमी को मत आने दीजिए, मैं तो आपके एरिया से नए युवा को नहीं उभरने दूंगा। ये इस तरह की मिली जुली आपस में काम करने जी, मतलब भंवर में तो हम सब हैं, मैं भी ना डूबूं, तू भी ना डूबे, जिंदा रहें बस हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको पार्टी को आगे बढ़ाने से, लोगों की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। वो केवल चाहते हैं कि वो एक मजबूरी के नेता बने रहे हमेशा। ये उनकी स्ट्रेटजी अब आम एक कॉमन मैन समझ पा रहा है प्रभा जी? बिल्कुल समझ पा रहा है, बिल्कुल समझ पा रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है जब लोग पूरी हकीकत से जब रूबरू होंगे तो इस चीज का फल उन्हें जरूर मिलेगा। आप ही की तरह एक जेएनयू जोधपुर से जो प्रेसिडेंट रहे, रविंदर सिंह भाटी विधायक बने, त्रिकोणीय मुकाबला उन्होंने संसदीय चुनाव में भी बना दिया जी। आपको लगता है कि क्या इस तरह से एक यूथ जी का आना, त्रिकोणीय बना देना और अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कायदे से लड़ना जी, आपकी नजर में क्या है, सही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब वो खड़े हो चुके हैं जी। अब चुनाव निपट भी चुके हैं। अब किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है। और दूसरी बात की आप बात कर रहे हैं शिव से जो विधायक हैं, तो आप देखिए बीजेपी पार्टी की तरफ से जो हमारे कैलाश जी कैंडिडेट थे, कभी भी उन्होंने डायरेक्ट उनके ऊपर कभी कोई अपशब्द कहना या कोई टिप्पणी करना ये सब उन्होंने नहीं किया है। लेकिन यही आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी थी कि इस जगह से एक नया आदमी कैसे उभर कर आ रहा है जी। तो ये भी, जैसे आपने फर्क जो मुझसे पूछा, तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि कैलाश जी ने कभी भी उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन यही आप कांग्रेस को देखो तो हर टाइम मेन नेता कर रहे हैं, उनके नीचे वाले सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, चुनाव था, ये विकास के मुद्दों पे लड़िए, एक दूसरे पर टिप्पणी करके आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी। प्रभात चौधरी जी, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब पाकिस्तान गए थे जी। जब वो पाकिस्तान से वापस भारत आए तो एक पत्रकार ने पूछा था जी कि साहब उधर के लोग कैसे हैं जी। तो राहत इंदौरी ने कहा था कि इंसान की शक्ल में भेड़िए उधर भी हैं और इधर भी हैं जी जी। आप जिस पार्टी से आई हैं वहां पर रोका गया युवाओं को जी, तो आपकी पार्टी में ही 2023 के चुनाव में एक आईआईटीएन, एक आईआईएम से निकले हुए जी शिक्षित दीपक कड़वासरा को, जिनकी पृष्ठभूमि भी बीजेपी की राजनीति से, उनके दादा तगाराम जी चौधरी जी बीजेपी के विधायक रहे जी। इस चुनाव 2024 में मंचों पर यह बात साफ भी हो गई कि उनको हराकर जी पूरा बीजेपी का संगठन निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी के सपोर्ट में लग गया था। नहीं तो संगठन से जो लोग लगे होंगे उन्हें मुझे लगता है निष्कासित भी किया गया होगा जी।
बस जी, फर्क तो इतना है कि कांग्रेस में सुना नहीं गया, उधर कुछ एक्शन हुआ होगा। हाँ, उधर एक्शन भी हुआ और जो दीपक जी हैं उनको वो भी एक काम कर रहे थे, वो आज नहीं आए निखिल जी, वो जी पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यू इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो उनको और मौका दिया पार्टी के जाना भी नेताओं बहुत ने बड़ी बात उनको है। हराने, यहाँ तक कि जमानत जब्त कराने का काम कर डाला। नहीं तो लेकिन उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। जी, जी। दोनों ही तरफ एक से हैं। सवाल जनता का है, जी जहाँ आप कह रही हैं कि आप सेवा करने आई हैं, मकसद भी सेवा होना चाहिए। जी लेकिन जी राजनीति में सेवा का मतलब बदल जाता है। सेवा का मतलब हो जाता है पद से, पावर से और जी पावर कॉरिडोर से। जी आपका परिवार इतने साल से सेवा कर रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस ने आपको किसी तरह का पद, पावर नहीं दिया। कुछ भी, हाँ बिल्कुल। भाजपा में भी आकर आप सेवा करेंगे, जी। तो क्या आपकी सेवा का फल उम्मीद करें भाजपा की ओर से मिल जाए? देखिए, भाजपा में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ मेरा हक नहीं बनता है कि मैं कुछ मांगू यहाँ आज पर। नहीं बनता, 28 तक तो बनेगा। आगे की मैं अभी बहुत ज्यादा सोचती नहीं हूँ निखिल जी। मैंने जी जिस टाइम चुनाव जीता था 2011 के अंदर, जी तब मुझसे पूछा गया था कि क्या आप चुनाव आगे लड़ेंगी। उस जी टाइम मैंने साफ शब्दों में बोला था कि हाँ, बाड़मेर जैसलमेर से मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। जी मैं सच बोलती हूँ, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ कि जो कहे कि मैं, मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन वो हमेशा चुनाव मैदान में वो उतरते जी। हैं। नहीं, अच्छा लग मैंने, रहा है प्रभा जी, आप जिस हाँ, बेबाकी से जवाब दे रही है, जी अच्छा जी, लग रहा है। आप डिप्लोमेटिक जवाब देती तो मेरे सवाल भी वैसे होते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि आप बेबाकी से बोली। बोलते जाइए आप। बिल्कुल। उस समय पर आप फ्रंट पर था कि प्रभा चौधरी हो सकता है आगे आने वाले समय में बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लड़ेंगी, ऐसी उनकी इच्छा है। जी और मैंने उस टाइम कहा भी था और मैंने समय समय पर कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मांगी। लेकिन आज की राजनीति को फिलहाल मैं देखते हुए मैं ये कहूंगी कि मेन मकसद मेरा समाज सेवा का है, मेरे परिवार का समाज सेवा है जी का है, वो जी हम पूरी तरह से कर रहे हैं। जी तो उसके लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता कि, और न मैंने इतने आगे की अभी सोची है कि भविष्य में चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। मैंने अब इन चीजों के बारे में सोचना अभी फिलहाल छोड़ दिया है। जी जी, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो हम कर रहे हैं। जी तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये किस्मत की बातें हैं फिलहाल जी मेरे लिए। जी। जी प्रभा जी, ये पूरा चुनाव मेरा जाते जाते आपसे बातचीत पहली बार है। लंबी जी बात भी होगी आगे भी, जैसे जैसे आप काम करेंगी। लेकिन मेरा एक सवाल, या आप कहूँ ये एक संदेश आप देंगी कि चुनाव जो 2024 का संपन्न हुआ है लोकसभा का, जी जातीय जो दूरियां बढ़ रही हैं, जिस तरह जी का माहौल गर्म है वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर जो डिस्टर्ब हो रही है, आप कुछ अपनी ओर से एफर्ट करेंगे कहीं न कहीं बिल्कुल उसको बैलेंस करने? बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। और मैंने कई लोगों से जब बातचीत हुई, मैंने उन्हें यही समझाया कि खास तौर पर जो अभी पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेन युवा हैं, जी मुझे लगता है उन्हें अब आने वाले समय में जाति के नाम पर वोट देना बंद कर देना चाहिए। जी, और जो ये ये बड़ा बयान है आपका। बिल्कुल जाति के आधार पर आप बिल्कुल भी वोट मत दीजिए। सोचिए आप, वो कितना खूबसूरत चुनाव होगा जब एक बहुत बड़ी जाति का होते हुए भी किसी और अन्य जाति के जो सही आदमी है, जो वाकई काम करना चाहता है, उसको टिकट दी जाए और वो वहां से चुनाव जीते। तो ये जी इस तरह का चुनाव अब 2024 का समय है। ये अब वो पुराना समय नहीं रह गया है कि एक जाति का कोई व्यक्ति आता है और वो उस सारी मतलब अपनी जाति के लोग केवल उन्हीं को वोट देते हैं। जी जी। पहले जो जमाने के लोग हैं, मैं हाँ, मतलब समझती वो हूँ उनका, कबीलाई संस्कृति तो नहीं हाँ आनी चाहिए कम से कम बिल्कुल वापस। बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और पहले के जो लोग हैं, जो मैं बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं तो मुझे उनका जातिवाद करना समझ आता है। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश वैसी हुई है उस जमाने की। जी लेकिन अभी जो यूथ है, कम से कम उनको जाति के आधार पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी और जो सही व्यक्ति है, चाहे वो उनकी जाति का हो चाहे नहीं हो, उस सही व्यक्ति को वोट देना चाहिए। जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पर प्रभा चौधरी थी। बहुत बेबाकी से इन्होंने ये कहा कि बेकदरी हुई, घर में नया नया कमल खिला है, इसलिए मेरी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन पहले मैं जनसेवा पर आना चाहती हूँ, उसे आधार बनाना चाहती हूँ। और अगर पढ़े लिखे यूथ हैं तो उन्हें कम से कम ये जातिगत व्यवस्था के आधार पर जो चुनाव लड़ा जाता है उसे रोक देना चाहिए। तभी इस थार और मरुस्थल में एक नई प्रभात वहां पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी, आपसे हमसे बहुत बात बहुत करने के लिए। शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। निखिल जी।